हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। सभी को सबश्रेष्ठ शिक्षा मिले व बेहतर शिक्षा मिले, इसी यकीन और विश्वास के साथ हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और आपका प्यार और सपोर्ट अपना इसी तरह बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चन। बहुत ही सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 30 प्रश्नों से आप 15 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो ये मानिए आपकी पर्यावरण के सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी तैयारी है। तो फ्रेंड, काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है और इनको मैंने इस वीडियो में आपके लिए रखा है। बिट डिटेल आपको मैं कवर कराऊंगा। और फ्रेंड्स, साथ साथ अगर आप अपने नोट्स हमारे साथ बनाते चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एग्जाम के समय में आपके नोट्स ही आपके सबसे ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो अपने नोट्स को जरूर बनाइएगा, या जैसे मैंने बनाए हैं तो आप बिल्कुल एज टू एड ऐसे बनाइएगा। और अगर आप उससे भी बेटर बना सकते हैं तो अपने हैंड रिटन नोट्स अपने भाषा में और भी बेटर करके बनाइए। पौधों में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है? तो देखिए फ्रेंड, पौधों में जो जल का अधिकरण होता है वो जाइलम द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको याद रखने की ट्रिक बहुत आसानी है। देखिए, दो जाइलम और फ्लोएम पौधों में दो ऊतक पाए जाते हैं। तो इनमें से जाइलम द्वारा जल का अधिकरण होता है। तो जैसे जल और जैसे जाइलम, तो आप इस तरह इसको आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे जाइलम और जैसे जल, तो जाइलम और जल दोनों को आप कनेक्ट कीजिएगा और साथ में इसको याद रखिएगा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी नदी में कितना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है, अगर इसकी माप करनी हो तो इसकी माप करने का एक बेहतरीन मापक है बीओडी। ऑप्शन सी बीओडी, इसी इंग्लिश की फुल फॉर्म इसको कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहते हैं और ये किसी भी नदी के प्रदूषण के स्तर को नापने का एक प्रमुख सूचकांक है। वायुमंडल में 99% भाग पर कितने दो गैसों का विस्तार है? देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल में 99% भाग पर ऑर्गन एवं ओजोन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हालांकि ये गैसें नीचे वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वायुमंडल में काफ़ी ऊपर जाने पर यह गैसें मिलती हैं, लेकिन 99% भाग पर इन्हीं दो गैसों का, ऑर्गन व ओजोन का विस्तार फैला हुआ है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन में जो शैक्षिक भ्रमण किया जाता है बच्चों को, तो उसका मूल उद्देश्य होता है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करने के लिए ही उनको शैक्षिक भ्रमण किया जाता है, करवाया जाता है। कारकीय रूप से सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जो कारकीय रूप की मिट्टी होगी, जो सूक्ष्म मिट्टी होगी, उसको पहचानने की एक विशेषता है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है, उसमें जल की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए वो अत्यधिक कठोर हो जाती है। तो मिट्टी काफ़ी कठोर होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो देखिए, वायरस से होने वाला रोग है जुकाम। जुकाम वायरस से होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चरने वाले पशु वनस्पति को बीज परिकरण द्वारा बदल देते हैं। तो ऑप्शन ए बीज परिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अर्थात हड्डियों के लिए, हड्डियों की हेल्थ अच्छी बनी रहे, वो फिट बनी रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए फ्रेंड, हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपने सुना भी होगा कि कैल्शियम हड्डियों के लिए, और दूसरा कहते हैं कि आप धूप में बैठिएगा, विटामिन डी लीजिएगा। विटामिन डी के द्वारा ही हड्डियाँ, असल में ज़रूरत तो कैल्शियम की होती है, लेकिन उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर कैल्शियम को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए विटामिन डी क्या करेगा? कैल्शियम को ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब उसको वो एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करेगा, तभी हमारी हड्डियां मजबूत रह पाएंगी। तो इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का ही होना बहुत ही आवश्यक है हड्डियों की मजबूती के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। ऑप्शन ए माउंट केटू। और देखिए, अगर फ्रेंड हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत में स्थित नहीं है, यह स्थित है नेपाल में। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है? तो देखिए, दही निर्माण हेतु लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्मजीव है, माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, यही उत्तरदायी होते हैं दही जमाने के लिए। तो लैक्टोबैसिलस यह सूक्ष्मजीव है दही जमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो देखिए फ्रेंड, वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं और उसमें सबसे नीचे परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। देखिए, इंग्लिश में भी कई बार नाम आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ना ही कोई डाउट लेना है, आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। ट्रोपोस्फेयर अगर इंग्लिश में पूछ ले, अगर हिंदी में पूछ ले तो क्षोभ मंडल।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी सबसे निचली परत में सभी आंधी तूफान, सभी मौसमी घटनाएं संचालित होती हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो देखिए फ्रेंड, विटामिन सी की कमी से शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, तो ऑप्शन है स्कर्वी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करें फ्रेंड्स, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, विटामिन के रासायनिक नाम आपको सबके पता होने जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? अर्थात ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पादप का प्रोडक्ट है, पेड़ों से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट, जो साबुन की जगह यूज किया जा सकता है, कि अगर उसको यूज करें तो साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड, इन विकल्प में रीठा ऐसा पौधों से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है, उत्पाद है, जो साबुन का विस्थापन है, तो ऑप्शन बी रीठा। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडा वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? देखिए, असम में एक वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो असम का इस अभयारण्य का नाम है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए, बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय चट्टान होती हैं और आपको पता होना चाहिए आग्नेय चट्टानें उन चट्टानों कहते हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी फटता है फ्रेंड्स, तो ज्वालामुखी में से लावा निकलता है और उस लावे के ठंडे होने के उपरांत जिन चट्टानों का निर्माण हो जाता है वही चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। असल में ये लावा के साथ आग, जब लावा के मुख से ज्वालामुखी के मुख से लावा निकलता है और लावा गर्म रक्त तप्त होता है और आग के साथ निकलता है, इसीलिए इनका नाम आग्नेय रखा गया, क्योंकि ये आग के द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हो रही है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए वाकई में एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर डेली वीडियो, चाहे वो वीडियो करंट रिलेटेड टॉपिक की हो, चाहे वो आपके EBS या साइंस या जो भी GS के टॉपिक्स हैं, अदर टॉपिक्स, उन सभी पर वीडियो बनाई जाती है और उसको अपलोड किया जाता है। तो आप उन सभी वीडियो को देखिएगा। सभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल से, विद फैक्ट और विद बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बना के प्रोवाइड की जा रही है। और बिल्कुल हमारा यही प्रयास है कि आपको बहुत ही बेटर और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, और वो भी सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, समुद्री शैवाल से हमको आयोडीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। असल में ये आयोडीन के ही भरपूर स्रोत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आयोडीन। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो देखिए फ्रेंड्स, भूकंप नापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। तो ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो अर्थ है वो असल में 2 गोलार्ध में बटी हुई है। बीच में भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर कहते हैं, और ऊपर के वाले उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर लें, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए फ्रेंड कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। तो आप इन दोनों ही डेटों को याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध पूछ ले तो 21 जून आपका सही आंसर हो जाएगा, और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन यह पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा, तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन हो जाएगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, अब देखिए, चमगादड़ स्तनधारियों में आते हैं, जबकि वो पक्षी की तरह आपको लगते होंगे कि वो पक्षी हैं और उड़ते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पक्षी वर्ग में नहीं रखे गए हैं। चमगादड़ स्तनधारी के वर्ग में ही रखे गए हैं। तो स्तनधारी क्यों रखे गए हैं? क्योंकि इनके ये बच्चे देते हैं और इनके स्तन होते हैं, उन स्तनों द्वारा ही अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं, इसीलिए चमगादड़ों को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का, क्योंकि चमगादड़ बच्चे देते हैं। ऑप्शन सी। बिहू भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए फ्रेंड, बिहू असम का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि बिहू असम का फेमस लोक नृत्य है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। असल में जल नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा खाद्य जाल। जब खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह परस्पर मतलब आपस में समूह बन जाएंगे और रखे जाएंगे, तो उनको ये एक तरह से जालनुमा इनका समूह हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा खाद्य जाल।
पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए फ्रेंड, पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह होता है उनके परागकोश में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो देखिए शाकाहारी जो वर्ग है, शाकाहारी जीव जंतु हैं, वे सभी जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता में रखे गए हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो देखिए बुखार के नियंत्रण में और बुखार को खत्म करने और उतारने में जिस औषधि का सबसे अधिक प्रयोग होता है वह है पैरासीटामोल। तो इसलिए पैरासीटामोल को ज्वर नियंत्रक के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी पैरासीटामोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा मानव रुधिर वर्ग की खोज की गई थी। तो ऑप्शन ए लैंडस्टीनर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्याज, आलू, अदरक हैं। देखिए प्याज, आलू, अदरक, आप सोचते होंगे फ्रेंड्स कि प्याज और आलू और अदरक सभी ज़मीन में भूमि के नीचे पैदा होते हैं, तो ये सभी जड़ में आएंगे। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, असल में ये तीनों ही जो हमारी सब्जियां हैं ये तीनों ही तने में इनकी गिनती या वर्ग में रखे गए हैं। प्याज या आलू या अदरक तीनों ही तने हैं, इनके हम तने ही वाले भाग को खाते हैं। तो ऑप्शन बी तना इसका राइट आंसर है। एक कोष के सूक्ष्म जीव कौन है? तो देखिए एक कोष के सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। अमीबा भी इसी कैटेगरी में आता है। अमीबा भी एक कोष के जीव है, और लेकिन विकल्प में अमीबा नहीं है, पैरामीशियम दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा पैरामीशियम भी एक कोष के जीव है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? देखिए फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। नीचे अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन के नीचे और लिख लीजिए IMP। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी IMP नोट डाउन कीजिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड एक प्रोजेक्ट और है भारत में कि भारत में हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब की गई थी? तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा कि 1992 में भारत में हाथी के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ताकि हाथियों का संरक्षण किया जा सके। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? तो देखिए फ्रेंड इस रेखा को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है उसी रेखा को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको पार करने पर एक दिन की आपको अपने समय में कमी करनी पड़ती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने टॉप 30 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। और देखिए फ्रेंड आप अपने ईमानदारी से अपना स्कोर भी काउंट करते रहिएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। और जितने ने लगभग 15 से ऊपर क्वेश्चन सही किए हैं तो उनकी तैयारी पर्यावरण में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है। और अगर आप 15 से ऊपर क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और बाकी आप हमारी वीडियो को देखिएगा तो आपकी तैयारी और भी 2 कदम आगे हो जाएगी। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस विज्ञान की शाखा को कहा जाता है इथोलॉजी। इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इथोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड आज भी कि हमने पर्यावरण की वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता चला, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया करके समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स आपने अपने नोट्स भी जरूर बनाए होंगे, उन नोट्स को आप बाद में 1-2 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन लंबे समय तक आपको याद रह सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप हमारी इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे अदर्स ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप उस पर भी हमको फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।